स्टार्ट हुआ? ओके। गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग प्रिया। गुड इवनिंग सर। अच्छा, तो सर बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है और फाइनेंस पे हम लोगों ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया, दैट इज वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, या फिर आप ऐसे बोलो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो आज मैं सर आप लोगों को एक बार फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक बार जर्नी कराऊंगा। मतलब एफएम के अंदर हम लोगों ने अभी तक जिन लोगों ने कंप्लीट कर लिया और जिनका स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, जैसे जिनका स्टार्ट हो रहा है तो वर्किंग कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हैं, और जिनका कंप्लीट हो चुका है उनको मैं बता देता हूँ कि क्या क्या हम लोगों ने पढ़ चुका या फिर क्या क्या हमें पढ़ना बाकी है। ठीक है, तो इसका एक बार मतलब फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जर्नी एक बार आपको बताऊंगा और फिर मैं आज का वर्किंग कैपिटल का क्लास स्टार्ट करूँगा। ठीक है, ऐसे वर्किंग कैपिटल में लास्ट दिन मैंने एक इंट्रो क्लास करवाया, आज वर्किंग कैपिटल का इंट्रो का ही सेकेंड लेक्चर्स होगा। मैं ज़्यादा नहीं करवाया था, बहुत ही हल्का इंट्रो स्टार्ट किया था। तो अभी धीरे धीरे वर्किंग कैपिटल में आगे बढ़ेंगे। ऐसे अगर मैं आपको सिंपल कहूँ कि सर वर्किंग कैपिटल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस लाइफ, है ना। जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको पता है कि वर्किंग कैपिटल क्या चीज़ है। हाँ सर, मतलब ऐसा क्या कहना चाहते हो, घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सर घुमा फिरा के नहीं बोल रहे। वर्किंग कैपिटल बिजनेस जो करता है उनके लिए क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जिसके बिना आप अपना बिजनेस नहीं कर सकते, इतना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके हाथ में वर्किंग कैपिटल नहीं है तो आप बिजनेस के लिए जो जो भी काम है आपका, ठीक है, वॉट एवर सर्विस बिजनेस हो, आपका प्रोडक्ट का बिजनेस हो, आप उसको आगे बढ़ा ही नहीं सकते। आप फंस जाओगे कहीं ना कहीं जाके, आपको थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो थोड़ा नहीं, बहुत ज़्यादा। तो कहने का मतलब है कि अगर आपके पास प्रॉपर वर्किंग कैपिटल मैनेज होता है और अगर आप उसको प्रॉपर वे में यूटिलाइज कर पाते हो तो आप किसी भी बिजनेस को, इतना सा बिजनेस को इतना बड़ा कर सकते हो। मजाक नहीं कर रहा है सर, सीरियसली बोल रहे हैं। चाहे एक छोटा सा, मानो कि मैंने ऐसे देखा सर कि रास्ते के कोने में छोटा सा पान का दुकान चलाता था, आज पान का दुकान छोड़ो, एक रेस्टोरेंट बना दिया या फिर एक बहुत बड़ा स्टोर बना दिया। तो सर एक छोटा सा दुकान जो फुटपाथ में थोड़ा सा ऐसा बनाता था, उसको इतना बड़ा कैसे बना दिया वो। या फिर ऐसे देखो कि किसी एक कॉर्नर में कहीं एक छोटा सा दुकान लेके बैठता था, आज कोलकाता सिटी का हर एक कॉर्नर में उनका आपको ब्रांच दिख जाएगा। तो नाउ क्वेश्चन इज दैट सर ये वही लोग कर पाते हैं जो अपने वर्किंग कैपिटल को मैनेज कर पाते हैं। ऐसे वर्ड सुनने में ऐसा लगता है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट जैसे कोई कॉर्पोरेट बात है। हाँ सर, मतलब सिर्फ स्टॉक मार्केट या कॉर्पोरेट मैनेजमेंट में ही हम लोग वर्किंग कैपिटल समझ पाएंगे, ऐसा नहीं है। बिजनेस का बात ना सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जुड़ा हुआ नहीं है, ये हमारा एक मिसकंसेप्शन है। हम हर चीज़ को सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड से जोड़ के देखते हैं, ऐसा लगता है कि हर चीज़ कॉर्पोरेट के लिए। क्यों? फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसे भी सीखना चाहिए सर जो एंटरप्रेन्योर है, जो बिजनेस बना रहा है, जो स्टार्टअप है। आज स्टार्टअप फेलियर हो जाते हैं, क्यों? वर्किंग कैपिटल को मैनेज नहीं कर पाते। क्या आप लोगों को मेरा बात समझ आ रहा है सर? कितना सारा स्टार्टअप स्टार्ट तो करते बड़ा ही जोर शोर से, लेकिन वो मुश्किल में आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लैक ऑफ वर्किंग, मतलब लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, या फिर आप ऐसे बोलो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम। संभाल नहीं पाता कैपिटल को। ऐसा लगता है लोगों को आज के डेट में कि हाथ में पैसा है तो कुछ भी कर सकते हैं। क्या आप लोगों को सच में लगता है कि हाथ में पैसा आ जाता है तो आप कुछ भी कर सकते हो? हाँ, ऑब्वियसली कुछ भी कर सकते हैं। हाँ बोलिए सर, बोलिए। हाँ शिवम कुछ बोल रहा है, बोलो। सही जगह पे लगाने से ना कुछ भी कर लेंगे तो डूब जाएगा। लेकिन क्या है ना, यूथ को ऐसा लगता है, जो आजकल आज के डेट में जो स्टार्टअप कल्चर हुआ है ना, उन्हें ऐसा लगता है कि पैसा है, यहाँ लगा देंगे वहां लगा देंगे। सोचता बहुत है, इतना सारा सोच है। क्या आप सोच, मतलब इतना सोच में डूब जाते हैं आज के डेट में। मैंने देखा बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूँ जो बिजनेस के बारे में बहुत ही ज़्यादा पैशनेट है, बट बाद में कुछ दिन बाद या कुछ साल बाद मैं उन्हीं से सुनता हूँ, या ज़्यादा साल भी नहीं चलता, 2-4 महीने बाद कुछ दिन में या एक ऑब्जेक्टिव आता है, 2 दिन बाद ऑब्जेक्टिव बदल जाता है। उसको लगता है इस बिजनेस में पैसा नहीं है, उस बिजनेस में पैसा है। लेकिन ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो प्रॉब्लम होती है कि आइडिया ठीक नहीं होता। ठीक है, मतलब आइडिया पे डटे नहीं रहता, ये एक प्रॉब्लम है ना। इसे विवेकानंद का एक बड़ा अच्छा पॉइंट है सर, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट आइडिया योर लाइफ।
लिव ऑन इट, ड्रीम ऑन इट, सक्सेस विल ऑटोमेटिकली किस योर लेग। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा मैंने लास्ट में दे दिया। ठीक है, विवेकानंद जी का कहना बहुत सिंपल था कि आप एक आइडिया लो, उस आइडिया पे जियो, उस आइडिया पे मरो, और उसी आइडिया पे सपना देखो, सक्सेस ऑटोमेटिकली आपका आपका हाथ थामेगा, आपको सक्सेस मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट इज दैट इसके लिए वर्किंग कैपिटल होना भी जरूरी है, और वर्किंग कैपिटल का मैनेज होना भी जरूरी है। जहां पर ये नहीं होता है वहीं पर गड़बड़, और फिर बाद में ऐसा लगता है कि भाई बिजनेस तो हमसे नहीं हो पाता है। ठीक है, कुछ दिन पहले एक इंसान से बात कर रहे थे, बहुत सारा स्टार्टअप किया, लेकिन किसी भी स्टार्टअप पे टिक नहीं पाया, 4 साल 5 साल अनिल पैसा। अंबानी। हाँ बोलो, हाँ अनिल अंबानी। अनिल अंबानी का बात अलग है सर, उनको स्टार्टअप नहीं बोल सकते, उनका पापा का बना हुआ बिजनेस दोनों भाई पे बटा देखो, था। तो उनको तो कैश सबसे ज्यादा मिला था ना, पर उसको मैनेज तो कर नहीं पाया ना। ये भी है, इधर मतलब हाँ आप स्टार्टअप कॉन्सेप्ट में नहीं बोलेंगे, लेकिन हाँ वर्किंग कैपिटल मैनेज नहीं कर पाए, ये डेफिनेटली इट्स अ गुड एग्जांपल सर। आप इसको भी देख लो, किशोर बियानी को देख लो, बिग बाजार का, बिग बाजार के किशोर ये बियानी साहब को भी देख लो, है ना, इनका भी प्रॉब्लम वही हो गया। बिग हाँ बाजार गए किसके हाथ में, रिलायंस के हाथ में गया कि उसके अमेजोन के हाथ में गया? फिर से केस चल रहा है, अभी बिग बाजार बोल रहे हैं किसी को नहीं देना है, अब बिग बाजार बोल रहे हैं किसी को नहीं देना है, रिलायंस को भी नहीं देना है। अब चक्कर अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है फिर से, इसका मैं लॉ के क्लास में, एग्जीक्यूटिव लेवल में लॉ के क्लास में डिस्कस करूंगा। कंपनी लॉ में भी अगर पॉसिबल हो तो वहाँ पर भी डिस्कस करूंगा। मेनली ना सर ये कंपटीशन लॉ वगैरह में इसका डिस्कशन मैं ज़्यादा कर लेता हूँ, जो एग्जीक्यूटिव में और सीए में फाइनल लेवल में है, सीए सीएमए में फाइनल लेवल में। तो ठीक है सर, तो जैसे बिग बाजार का रिसेंट फेलियरिटी, इसी का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट फेलियर। पैसा है, बड़ा बड़ा स्टोर ले लिया, स्टोर में जो लोग काम कर रहे हैं उनको मैनेज नहीं कर पाए, स्टोर को मैनेज नहीं कर पाया। जैसे मैंने देखा मैक्सिमम जगह में, मेरा एक्सपीरियंस में, बिग बाजार में जो इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है ये मुझे नहीं लगा कि प्रॉफिटेबल इतना चला होगा। बिग बाजार में सिर्फ फूड बाजार और फैशन, ये दोनों ही ठीक ठाक से चला है। सबसे इंपॉर्टेंट तो फूड बाजार चला है इनका, नो डाउट, लेकिन इतना ज़्यादा चीज़ों में ये अपने आप को फैला दिया, कैपिटल तो चला जाता है ना सर। जैसे इलेक्ट्रॉनिक जो है आप देखोगे, उसमें बहुत पैसा लगाया मैंने, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस, मैंने इतना केस स्टडीज मतलब नहीं किया, बट मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा, जहाँ जहाँ भी मैं देखा इतना लोग इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें बिग बाजार से परचेज नहीं करता था, लेकिन फूड, हाँ फूड बाजार, फैशन बाजार, ये जो भी है ये करता था। तो सर लेकिन सर कैपिटल लोग अगर आप, हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदना ही पसंद नहीं करता, जैसे बिग बाजार हो गया, विशाल हो गया, स्पेंसर्स हो गया, यहाँ के लोग ऐसे सोचते लोग शो में लगा है, यहाँ से लोग खरीदना ही नहीं चाहता है। यहाँ क्योंकि पर वो लोग फेथ नहीं है कि अगर खरीदेंगे तो हम लोग को गुड रिस्पॉन्स मिलेगा, वो फेथ नहीं है लोगों में। इलेक्ट्रॉनिक्स में फेथ नहीं है, लेकिन पैसा तो कंपनी का घुसा हुआ है ना सर। हाँ, अब वो तो देखने, देख एज ए पब्लिक देखने में बड़ा अच्छा लगता है कि देखो कितना सारा दुकान में है, सब चीज़ मिलता है ना, देख सोच एक चीज़ होता है, और रियल हकीकत बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरा चीज़ होता है। तो सर ये जो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है इट्स अ बिग थिंग, इसी के लिए मैं दो चार थोड़ा बात कर दिया। ठीक है सर, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत सारा बात करना है, लिखना भी है। अच्छा मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। जैसे अगर आपको मैं थोड़ा सा गो थ्रू कराऊँ, देखिए ज़रा कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट्स हैं इसमें मेनली, चाहे आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, चाहे आप कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी पढ़ रहे हो, चाहे आप सीएस के लिए पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप एमबीए के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कम से कम इतना बेसिक नॉलेज, ये बेसिक एरिया है। ठीक है, इसके बाद एक होता है और भी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल, उसमें और ज़्यादा डिटेल्स होता है जो इसी का एप्लीकेशन एरिया है। तो कम से कम आपको ये सब स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एफएम, टाइप्स ऑफ फाइनेंस, रेशियो एनालिसिस, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज, ठीक है, ये सब चीज़ आपको करना पड़ेगा। जो रिसेंट ट्रेंड में मैंने, जो इतना दिन से जो भी जिन लोग, जो लोग लाइव क्लास कर रहा था उनको करा के आया, फिर से रिविजन करूँगा और रिपीट भी होगा। फिर एक बहुत इंटरेस्टिंग एरिया आता है सर, कैपिटल बजटिंग, जिसमें आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन, रिस्क एनालिसिस एंड कैपिटल बजटिंग, ये दोनों देखना पड़ता है। मतलब कंपनी कहाँ इन्वेस्ट करेगा और उसको कैपिटल के हिसाब से बजट करना, ठीक है, कि भाई कहाँ बिजनेस में पैसा डालना सही रहेगा और कहाँ नहीं रहेगा, वो कैपिटल बजटिंग बताता है। और डिविडेंड डिसीजंस भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से,
कि कंपनी अपने डिविडेंड को किस तरह से देना पसंद करेगा, इस तरह से। जैसे जो मैं कंपनी लॉ में भी पढ़ाता हूँ वो अलग बात है, डिविडेंड का रूल्स रेगुलेशन से, और ये कैलकुलेशन एरिया है कि कंपनी डिविडेंड के ऊपर किस तरह से काम करता है। लेकिन हमारा जो करेंट डिस्कशन है सर, वो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का है, ठीक है, जिसमें मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, वही मेरा आज का चर्चा का विषय रहेगा। तो अभी कुछ क्लासेस इसी में चलेगा सर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में। और आप समझ रहे हो, अगर आप मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल समझ जाते हो, इसका मतलब आप समझ लेना, जो गलती किशोर बियानी ने किया, जो गलती अनिल अंबानी ने किया, शायद आप कभी ना आप करो। हाँ सर, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग गलती कर बैठते हैं, है ना। वो एक गाना है ना सर, होश ना खोदे कोई जोश में, क्या एक गाना है, गाना का लाइन भूल जा रहा हूँ, किसी को पता है आप लोगों को? होश न खोदे कहीं जोश में देखने वाला, कोयला मूवी का गाना, शाहरुख खान। ठीक है, तो वही हो जाता है सर, जोश में आके होश खो बैठता है, और फिर कैपिटल का क्या होता है, इधर उधर हो जाता है। तो इधर उधर नहीं करना है सर। लेकिन उससे पहले आपको एक एक बात जानना बहुत जरूरी है। तो इससे पहले लास्ट दिन की क्लास में, लास्ट वीक, मैंने कैपिटल वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में बेसिक चर्चा करके रखा था। बेसिक अभी आज भी बेसिक ही करूंगा सर। ऐसे आपको मैं एक बार दिखाता हूँ, देखो, लास्ट क्लास का थोड़ा रिवाइज भी कराता हूँ और फ्रेश बात भी करूंगा, ठीक है। तो थोड़ा सा वेट कीजिए और पेन एंड कॉपी भी रेडी रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। जैसे मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसमें आपको बेसिकली क्या जानना चाहिए। सबसे पहले तो आपको डिटरमाइन करना है वर्किंग कैपिटल डिटर्मिनेंट्स क्या है, मतलब वर्किंग कैपिटल को फाइंड आउट करने के लिए कंपनी को क्या देखना पड़ता है, ठीक है। तो वो मैं अभी आपको बताऊंगा कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है। मतलब देखो सर, मैं आपको बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, बात समझना, आपको मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस के बारे में। अब वर्किंग कैपिटल कहाँ जरूरत होता है बिजनेस में, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, फाइनेंस, ठीक है। अब फाइनेंस का मतलब क्या है, जुगाड़ लगाना। बेसिक ऑफ फाइनेंस जब पढ़ोगे ना, जो लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हो और जिनको फिर से मैं फाइनेंस का बेसिक क्लास कराऊंगा, आपको तब पता चलेगा, ठीक है, कि फाइनेंस का मतलब ये होता है जुगाड़ लगाना। इसको हम लोग ऐसे प्यार से बोलते हैं प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। क्या बोलते हैं सर? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड, पैसा का जुगाड़ लगाना। और उसके बाद क्या है, पैसा का जुगाड़ लगाओ और फिर इन्वेस्ट करो, इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड। उसको हम लोग बोलते हैं डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड्स, जुगाड़ लगा के सही जगह पे पैसा को लगाना। जो ये फाइनेंस में जो गलती कर बैठा, हाँ, तो गाना गाना गलती कर बैठा है दिल, क्या बोलते, फिर से गाना याद आ गया, छोड़ दो सर। तो कहने का मतलब है कि पैसा का जुगाड़ ठीक ठाक से करो, ठीक जगह से करो, लो कॉस्ट में करो, लो कॉस्ट में पैसा का जुगाड़ करो, और हाई रिटर्न एरिया में या मॉडरेट रिटर्न एरिया में इन्वेस्टमेंट करो। तो जाके माना जाएगा कि आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट सही है और आपका बिजनेस भी आसमान छुएगा, नो डाउट छुएगा। लेकिन सर, इसको बोलना और इसको करना इतना आसान होता तो बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट क्यों फेलियर होता, है ना। तो सर कुछ तो बात है जो शायद किताबी बात से बाहर भी है। यस सर, किताब से भी परे हैं हम लोग। यहाँ पर एक सिलेबस ओरिएंटेड बात तो करेंगे, बट इसके बाहर भी कुछ चीजें हैं जो बताते बताते बोलते हुए चलेंगे। अगर समझ ना पड़े तो समझ लीजिएगा, अगर नहीं समझ आए तो फिर मैं क्या कर सकता। मतलब जो जो किताब से परे हैं, जो सिलेबस से बाहर है, ठीक है। ठीक है सर। तो वर्किंग कैपिटल का डिटर्मिनेंट्स करना, एस्टिमेट करना, वर्किंग कैपिटल साइकिल को समझना, ठीक है, वर्किंग कैपिटल साइकिल को समझना, इन्वेंट्री को समझना। इन्वेंट्री मतलब स्टॉक, ठीक है, आप अपने बिजनेस में स्टॉक को कैसे मेंटेन करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। फिनिश गुड्स वगैरह को कैसे मेंटेन करते हो। पेबल्स मैनेजमेंट, पेबल्स मैनेजमेंट मतलब, पेबल्स मैनेजमेंट मतलब किसको पे करना होता है, कंपनी को या बिजनेस को? क्रेडिटर, है ना, क्रेडिटर को। क्रेडिटर को कब पे करना है, कितना दिन बाद पे करना है? जल्दी पे करने से अच्छा है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन ज्यादा लेट भी करोगे तो गुडविल खराब हो जाएगा। लोग क्या बोलेगा कि भाई ये इससे बिजनेस नहीं करना है, ये पैसा नहीं देता टाइम पे। और बहुत जल्दी पे करोगे तो आपके हाथ से पैसा खाली हो जाएगा। जल्दी पे करने से पैसा खाली, ज्यादा लेट पे करने से बदनामी। कुछ समझे सर? यस सर। तो बदनामी लोगे तो जिंदगी भर के लिए पत्ता कट, कोई आपके साथ बिजनेस नहीं करेगा। और जल्दबाजी करोगे तो आपको बिजनेस करने के लिए कैपिटल का कमती पड़ जाएगा। तो मॉडरेट वे में चलना पड़ता है। लेकिन वो मॉडरेट वे कैसे ढूंढना पड़ेगा, वही तो सीखना है।
जिसको बोलते हैं पेबल्स मैनेजमेंट। फिर आप इधर देख सकते हो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, देख रहे हैं सर? रिसीवेबल्स मतलब किससे पैसा मिलेगा, जैसे कि डेटर। अच्छा, डेटर से पैसा जल्दी चाहिए कि लेट करके चाहिए? जल्दी। जल्दी चाहिए। अब जल्दी कलेक्ट करना कैसे पॉसिबल है? अगर आपके बिजनेस में मोनोपोली है ना सर, या फिर आपका बिजनेस पे क्वालिटी है, मोनोपोली है, तो आप जल्दी कलेक्ट करोगे। लेकिन अगर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो थोड़ा थोड़ा कलेक्शन में मॉडरेट देरी लग जाता है। लेकिन फिर भी अगर आप कलेक्शन में देरी रह जाते हो, अगर आप डेटर्स मैनेजमेंट करने में देरी रह जाते हो, बहुत ज़्यादा फ्री पॉलिसी अपना लेते हो कि अच्छा ठीक है बाद में देना, बाद में देना, बाद में देना, क्या हो जाएगा? ज़्यादा बाद में देने से है, ज़्यादा बाद में देने से आपके पास पूंजी का शॉर्टेज पड़ जाएगा, फिर आपका बिजनेस का क्या हो जाएगा? हवा टाइट, बत्ती गुल, मीटर चालू। ठीक है, तो ज़्यादा बाद में भी अच्छा बात नहीं है। थोड़ा सा लोग इस सब। हाँ बोलो सेटल सर। कर लोग डिस्काउंट पे भी सेटल करते हैं, अगर इतना है कर लो मैनेजर, तो इतना दिन हो गया। हाँ हाँ बोलो, मैं समझा नहीं। लोग डिस्काउंट पे भी सेटल करने में आ जाते हैं डेटर्स में ना, इतना दिन हो गया, आप क्या आप उतना लोगे, इतने पे चलो हाँ सेटल लेते हैं। वही वही सर, वही। ठीक है, मतलब डेटर को इतना भी छूट नहीं देना चाहिए कि डेटर सर पे चढ़ के बैठ जाए, है ना? रिसीवेबल्स मैनेजमेंट, फैक्टर डिटरमाइनिंग क्रेडिट पॉलिसी। ठीक है, लेकिन हाँ इसका मतलब ये भी नहीं कि आप डेटर के साथ मिसबिहेव करो कि नहीं जल्दी पेमेंट करो नहीं तो काम नहीं करेंगे, सेल नहीं करेंगे, माल नहीं बेचेंगे। ऐसा करोगे तो भी डेटर आना बंद कर देगा ना। डेटर मतलब जिन आपका आपका बायर है ना, आपका कस्टमर। कस्टमर मतलब प्रोडक्ट कस्टमर नहीं, बिजनेस कस्टमर। मैं बिजनेस के बारे में बात कर रहा हूँ, B2B, B2B कॉन्सेप्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मल कस्टमर को डेटर कह सकते हैं, बट ठीक है, थोड़ा ब्रॉड वे में सोचो, B2B वे में सोचो। तो किस तरह से आप अपना क्रेडिट पॉलिसी रखोगे? क्रेडिट पॉलिसी मतलब कितना दिन के लिए उधार दोगे, कितने दिन के लिए प्रोडक्ट सेल करोगे, पैसा बाद में लोगे। फाइनेंसिंग ऑफ रिसीवेबल्स, अब जो पैसा आपको नहीं मिलेगा, जैसे मानो अगर मानो कि मैं अपने मार्केट में 10 लाख का क्रेडिट सेल कर दिया, 10 लाख का क्रेडिट सेल कर दिया, तो आपके पास पैसा रहेगा 10 लाख? नहीं मिला ना, डेटर बन गया ना, क्रेडिट सेल है तो चलेगा। आपको तो जरूरत पड़ेगा अभी कि 10 लाख का, तो कहाँ से जुगाड़ करोगे? उसके लिए बिजनेस लोन मिलता है, तो उसके लिए जो फाइनेंस है उसको कैसे फाइनेंस करोगे, वो भी एक इंपॉर्टेंट मैटर है कि कितने दिन के लिए लोन लेंगे तो रिसीवेबल्स भी एडजस्ट हो जाएगा और बिजनेस में भी एक स्मूथ रनिंग चलेगा। ठीक है, उसको मॉनिटर करना बोलता है। ठीक है, तो रिसीवेबल्स मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा पार्ट है बिजनेस का। सुनने में बहुत आसान लगता है कई बार, बट मैं बार बार बोल रहा हूँ इतना आसान होता तो बिजनेस मैग्नेट फेलियर नहीं होते। ठीक है, तो ऐसा नहीं समझिएगा कि मेरे से कुछ प्रॉब्लम नहीं हो सकता, सबसे प्रॉब्लम हो सकता है, मुझसे भी हो सकता है, आपसे भी हो सकता है, बड़े बड़े बिजनेस मैग्नेट से भी हो रहा है ना? तो समझिए, सीखिए और कोशिश कीजिए कि कैसे बिजनेस चलना चाहिए। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट इज अ रियली इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बिजनेस लाइफ। देखिए, इसके साथ साथ आपको कैश मैनेजमेंट करना है। आपका जो बिजनेस का कैश रहेगा या ट्रेजरी रहेगा, है ना? आप गवर्नमेंट वे में ही सोच सकते हो, गवर्नमेंट भी चलाते हैं ना बिजनेस, उन्हें भी सोचना पड़ता है। फंक्शंस ऑफ ट्रेजरी डिपार्टमेंट, ट्रेजरी मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट मॉडल्स। ठीक है, अलग अलग मॉडल्स हैं, आगे आगे बात करेंगे सर। तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के अंदर ऐसे बहुत सारा चीज़ है जो आपको आपका बिजनेस को मैनेज करने में बहुत 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 हेल्प करेगा। मतलब अगर सिंपल ज़्यादा कुछ ना जान के सिर्फ वर्किंग मैनेजमेंट भी सीख लेना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, तो भी आप समझ सकते हो सर, इट्स अ गोल्डन चैप्टर, इट्स अ गोल्डन चैप्टर, जिंदगी भर काम आने वाला एक चैप्टर है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए मैं लास्ट दिन ऐसे बताया था, वर्किंग कैपिटल का इंट्रोडक्शन भी बताऊंगा, कैश मैनेजमेंट बताऊंगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट बताऊंगा, रिसीवेबल मैनेजमेंट बताऊंगा, मैनेजमेंट ऑफ पेबल्स भी बताऊंगा, एंड वर्किंग कैपिटल का फाइनेंस कैसे मिलता है। फाइनेंस मतलब दिन के अंत पे जाके आपको लोन के लिए भी बैंक बैंक में भी जाना पड़ता है, सबसे इंपॉर्टेंट है। बिकॉज बिजनेसमैन हमेशा हाथ में पैसा लेके नहीं बैठा रहता, स्पेशली जो लोग स्टार्टिंग सिचुएशंस में हैं या फिर जो अपने बिजनेस को ग्रोथ करवाना चाहता है। कहीं ना कहीं बिजनेस को ज़रूरी होता है एक्स्ट्रा पैसे का, या फिर जो स्टार्टिंग में है तो उसको तो ऐसे ही इनिशियल कैपिटल का ज़रूरत पड़ता है। तो ये इनिशियल कैपिटल हो या ग्रोथ के लिए कैपिटल हो, कहाँ से जुगाड़ करोगे? कहाँ से जुगाड़ करोगे? उसके लिए आपको फाइनेंस करना पड़ेगा।
वर्किंग कैपिटल फाइनेंस, ये बिजनेस करते करते पता चलता है, बिजनेस जब एक रनिंग होता है तब पता चलता है कि बिजनेस में कितना फाइनेंस का ज़रूरत है, कितना बिजनेस में मैं कैपिटल इन्फ्यूज़ कर सकता हूँ और उसके बदले कितना रिटर्न में कमा सकता हूँ। ये सब चीज़ें तभी पता चलता है। और ये 6 यूनिट नॉर्मली वर्किंग कैपिटल के अंदर पढ़ा जाता है। अगर ये 6 यूनिट का नॉलेज आपको मिल जाता है ना, आप बिजनेस में हमेशा एक गुड पोजीशन पे रहोगे सर। मान के चलो सर, ये वेद वाक्य की तरह मान लो, वेद वाक्य की तरह मान लो सर। जैसे हम लोग ऐसे वेद वाक्य मतलब समझ रहे हो ना, जैसे हमारा जो स्पिरिचुअल किताबें हैं हम लोग मानते हैं ना कि वो बहुत ही प्योर एंड सैक्रेड है, उसी तरह से ये फाइनेंस एंड बिजनेस का एक सैक्रेड कॉन्सेप्ट है सर। इसलिए मैंने लास्ट दिन ये भी बताया था कि वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्ट क्या है, वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है। इन सिंपल वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी। आपके बिजनेस में कितना एसेट्स है उससे लायबिलिटी को हटाओ। करेंट एसेट्स मतलब, ये भी मैंने लास्ट वीक बताया, लास्ट वीक का क्लास प्लीज एक बार सुनिएगा, वहां पर मैंने यही सब बातें की, करेंट एसेट्स का डिटेल्स बताए। आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो बचपन में अकाउंट्स में भी पढ़े हैं, यस वही वाला बात, पर थोड़ा सा फाइनेंस के वे में, है ना। ये अकाउंटिंग बातें हैं, बट अकाउंट्स जहाँ खत्म होता है फाइनेंस वहाँ स्टार्ट होता है। अकाउंट्स का काम होता है किसी भी मैटर को एंट्री करना, उसको एक पर्टिकुलर वे में लिखना, डेटा को मेंटेन करना। दिस अ बिग थिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। इसलिए अकाउंटिंग या बुक कीपिंग इस तरह से नाम दिया जाता है। बट फाइनेंस का काम होता है उसी अकाउंट्स को एनालाइज करना। से फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको क्या बताऊं, चलो मैं आपको टिकट पर लेके चलता हूँ। किसके पास जाए सर, किसके पास जाए, टीसीएस के पास चलते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, ऐसे तो रैंडमली उठाया सर। आजकल सर स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्लास चल रहा है, वहाँ पर ना रोज टीसीएस के बारे में बात हो रहा है। जो लोग फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड सीख रहे हैं उनको मैं ये सब बता रहा हूँ, टीसीएस के बारे में भी, एफ एन ओ ट्रेड और टेक्निकल एनालिसिस। तो इसीलिए मुझे टीसीएस याद आ गया। ठीक है, मुझे अभी आपको स्टॉक मार्केट का नॉलेज नहीं देना है, उसके लिए तो अलग से होता है, आप लोगों को पता है। मैं आपको फाइनेंशियल्स में लेके चलता हूँ। जैसे अगर आप यहाँ पर नजर डालोगे तो आपको दिखाई देगा सर फाइनेंशियल्स। फाइनेंशियल्स में आप देखो, यहाँ पर आपको इनकम है, बैलेंस शीट है, कैश फ्लो है। इसको हम लोग प्यार से क्या कहते हैं सर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, है ना। आप कंपनी की एनुअल रिपोर्ट निकालोगे, वहां भी आपको वही मिलेगा। ये देखो, ये टीसीएस का एनुअल रिपोर्ट है, पीडीएफ क्लिक करेंगे तो पीडीएफ भी आ जाएगा, है ना। वहाँ आपको पूरा कंपनी का अकाउंटिंग पूरा डिटेल्स आपको मिल जाएगा। अरे मिलता है कि नहीं मिलता, बोलो ना। उस दिन मैं आईटीसी के बारे में भी बात कर रहा था, तो चलो मैं आपको आईटीसी का फाइनेंस में एक बार लेके चलता हूँ, पेज नंबर 146। चलो देखते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का रिपोर्ट। फिर थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, कंपनी का पीएल, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये देखिए सर, सर मैं आपको बस एक दिखाना चाहता हूँ, जैसे ये आईटीसी है, बहुत ही बड़ा ब्रांड है, बिग कॉर्पोरेट हाउस। बट इसका आप देखो, इसका बैलेंस शीट, ठीक है, बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट में क्या दिखेगा आपको, कंपनी का करेंट एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स दिखाई दे रहा है कि नहीं, प्लीज टेल मी। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस में भी सिखाया जाता है। बट एफएम का, बोलो सर, कुछ बोला आप लोगों ने, कुछ पूछा क्या। नहीं सर, दिख रहा है वो बोल। तो जो लोग, आप लोग अकाउंट्स का प्रिपरेशन तो सभी को ही करते हो, है ना, अकाउंट्स फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, फॉर सीएस एज वेल एज फॉर सीएमए, है ना, स्पेशली सीए एंड सीएमए। ये लोग तो अकाउंट्स में बहुत सारा चीज सीखते हैं, और अकाउंट्स में ये सब चीज सीख के इसको अकाउंटिंग करते हैं। और कंपनी अकाउंट्स में आपको इस तरह से कंपनी का अकाउंट्स, या फिर नॉन कंपनी होगा तो नॉन कंपनी का अकाउंट्स आपको मेंटेन करना पड़ेगा। भाई कितना एसेट्स है, कितना नॉन करेंट एसेट्स है, कितना करेंट एसेट्स है, कितना करेंट लाइबिलिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं सर वर्किंग कैपिटल का, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, कम कम बातों में कोशिश कर रहा हूँ आपको बताने का। करेंट एसेट्स, अब जैसे ही मैंने यहाँ पर करेंट एसेट्स उठाया, आपको क्या दिखाई दे रहा है, इन्वेंट्री, फाइनेंशियल एसेट्स में अंदर इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर बैंक्स बैलेंस, लोन्स, ठीक है, एंड अदर करंट एसेट्स। तो कहने का मतलब है कंपनी के पास जो करंट एसेट्स होते हैं वो बेसिकली शॉर्ट टर्म होता है, मतलब विद इन 1 ईयर या फिर सबसे शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, जिसको आप कैश या कैश इक्विवेलेंट मोड पे ट्रांसफर कर सकते हो, वो नॉर्मल वे में कंपनी का करंट एसेट्स होते हैं।
और अगर मैं थोड़ा सा आपको करंट लायबिलिटी पे लेकर चलो, जैसे ये आईटीसी का करंट एसेट्स कितना है, आईटीसी का लेटेस्ट जो रिपोर्ट दिख रहा है सर, March 2021 के हिसाब से कंपनी के पास कितने का दिख रहा है रे करंट एसेट्स, अदर को मिला के 31,815.42 करोड़, 31,000 करोड़ का करंट एसेट्स है। हाँ और बोलो साइड सर। में लिखा हुआ, साइड में हाँ बोल, साइड में 360, ये जो ग्रे वाले में वो है कि ये ब्लू वाला है? ये वाला है, अच्छा, ये वाला, ये नॉर्मल करंट एसेट्स है और इसमें कुछ अदर है। अब अदर के अंदर क्या है, इसके लिए आपको अगर अगर आप इसका डिटेल्स में जाना चाहते हो, इसका नोट्स है, एनेक्जर है, ठीक है, नोट्स टू अकाउंट्स, वहां पर जाओगे तो हर चीज का नोट दिख जाएगा कि कौन से अदर में क्या दिखेगा, सब कुछ मिल जाएगा सर। कंपनी सारा चीज अकाउंट्स में मेंटेन करता है, अकाउंट्स का काम ही है डेटा मेंटेन करना। अकाउंट्स एक पर्टिकुलर वे में डेटा को मेंटेन करता है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, और जहां पर अकाउंटिंग का काम खत्म हो जाता है वहीं से स्टार्ट हो जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस, और तभी आप लोग पढ़ते हो फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपको सिखाया जाता है फाइनेंशियल एनालिसिस। इसीलिए मैंने आपको बोला, ठीक जहां पर अकाउंटेंसी खत्म होता है वहीं से फाइनेंशियल एनालिसिस स्टार्ट होता है, ठीक है, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट उसी का एक पार्ट है। तो जैसे आपने देखा कि 31,815 लेटेस्ट कंपनी का करंट एसेट्स है, और कंपनी का करंट लायबिलिटी देखे आप 10,174, ये कंपनी का करंट लायबिलिटी है। मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, विद इन 1 ईयर कंपनी को इतना पैसा मार्केट में ऑब्लिगेशन है, लायबिलिटी है, जमा करता हूँ। तो कंपनी का करंट लायबिलिटी है 10,174, मतलब अच्छा कंडीशन में है सर, क्या बोलते हो? एसेट लायबिलिटी कंडीशंस पे आईटीसी काफी सेफ पोजीशंस में है। अरे हाँ या ना, यस सर। है ना, काफी अच्छे पोजीशंस पे। मतलब नॉर्मली हम लोग इसको करंट रेशियो बोलते हैं, करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी, ठीक है ना, लिक्विड रेशियो भी कहा जाता है ना। यस। उस हिसाब से देखा जाए तो इसका कंडीशंस बहुत ही अच्छा है, ठीक है। तो इसी तरह से हम किसी भी कंपनी का डिटेल्स चेक कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने टीसीएस ओपन किया था, अब टीसीएस के बैलेंस शीट डिटेल्स में जाइए, अब टीसीएस का करंट एसेट्स देख लीजिए, ठीक है, 1,08,310 करोड़ का करंट एसेट्स है, और करंट लायबिलिटी है इनका 42,351 करोड़ का। अरे वाह, इसका भी बहुत ही उम्दा कंडीशन है ना, बहुत ही अच्छा कंडीशन है। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि अब सर ऐसा कोई बिजनेस है क्या जिसका करंट एसेट्स उतना अच्छा नहीं है और करंट लायबिलिटी बहुत है? किसके पास जाए, किसके पास जाए, किसके पास जाए? आपको मैं टेलीकॉम ऑपरेटर में लेके चलता हूँ, एयरटेल। एयरटेल का फाइनेंशियल्स में चलते हैं, एयरटेल का बैलेंस शीट में। सर देखो कंपनी का करंट एसेट्स देखो और करंट लायबिलिटी देखो, कितने का एसेट्स है? 54,752 करोड़ का। और लायबिलिटी कितना है, करंट लायबिलिटी सर 1,11,635। डबल है ना, डबल। यस सर, डबल है, डबल है। ठीक है। ये कंडीशन खराब हो जाए, मतलब अगर ऐसा ही चलता जाए तो सिचुएशन बिगड़ जाएगा, बहुत बिगड़ सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि बिजनेस में ये सब चीज एनालिसिस करना और उसके बेसिस में डिसीजन मेक करना, ये एक बहुत बड़ा फंडामेंटल मैटर्स है, जो एफएम और फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही हैंड टू हैंड चलता है। जो लोग सिर्फ स्टॉक मार्केट का पढ़ाई करता है, सिर्फ स्टॉक मार्केट का, उनको मैं इसको फंडामेंटल एनालिसिस में बताता हूँ। और जो लोग सीए सीएमए या एमबीए इस तरह का प्रोफेशनल लॉन्ग टर्म पढ़ाई करते हैं, उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ये सब चीज़ें पढ़ना पड़ता है, ठीक है। और जो साथ में स्टॉक मार्केट का भी पढ़ाई करता है, उनको बस यही चीज़ को स्टॉक मार्केट के वे से देखना पड़ता है। बिजनेस तो पढ़ ही रहे, साथ में स्टॉक मार्केट के वे से देखना पड़ता है, नजरिया थोड़ा सा स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट की तरफ होता है, तो उसको कंबाइन कर देने से वो बन जाता है फंडामेंटल एनालिसिस। इतनी सी बात है। इसीलिए मैं बहुत लोगों को ये भी बताता हूँ कि आप अगर फंडामेंटल सीखना चाहते हैं तो एफएम पढ़िए, क्योंकि एफएम में ही छुपा है पूरा राज। क्या बोलते हो सर, सही बोलता हूँ ना? सारा यस का सर। सारा राज एफएम में ही छुपा होता है। ओके सर। नील एंड प्रिया, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर।
ओके सर। तो सर ये करेंट एसेट्स करेंट लायबिलिटी क्या है, इसका डिटेल्स बातचीत मैंने लास्ट वीक भी किया है। आप लोग एक बार प्लीज़ लास्ट वीक का जो इंट्रो क्लास है एक बार रेफर कीजिएगा, मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स हो सकता है उसके अंदर। इसमें मैं वर्किंग कैपिटल में दो तरह का होता है, ग्रॉस, नेट, परमानेंट, फ्लैक्चुएटिंग, ये बात भी करके रखा, टाइम के बेसिस में, वैल्यू के बेसिस में। ठीक है, वैल्यू के बेसिस में वर्किंग कैपिटल, टाइम के बेसिस में वर्किंग कैपिटल। और एक सर परमानेंट टेम्पोररी, इस तरह का जो कॉन्सेप्ट था ये मैंने बताया। सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल का इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, जिसके बारे में इतना सारा कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ कि एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल का जरूरत क्यों पड़ता है। अगर कंपनी के पास एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल नहीं है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके अगर कंपनी के पास एडिक्वेट कैपिटल नहीं है, तो फिर कंपनी को क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसका जानकारी लेना चाहिए, है ना। तभी जाके हम लोग को पता चलेगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल नॉन वैली, ये सब चीजें होते हैं। ठीक है, टू बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग फॉर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब जब एक बिजनेस, ध्यान से बात को समझिए सर, ये सिर्फ ग्राफ ही नहीं है, मतलब ये सिर्फ कोई चार्ट या प्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें बिजनेस का राज छुपा हुआ है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बढ़िया लग रहा है, बहुत अच्छा, बट प्रेजेंटेशन ओनली फॉर अंडरस्टैंडिंग, बट इसके अंदर राज क्या छुपा हुआ है वो समझे। जब एक बिजनेस अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए, चाहे वो एक स्टार्टअप हो, चाहे वो एक पहले से एस्टेब्लिश, मतलब ऑलरेडी एस्टेब्लिश बिजनेस हो, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड बिजनेस उसका ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड है, स्टार्टअप नहीं है, एकदम पहले न्यू इनोवेशन कैटेगरी में नहीं है और पहला 5 साल में नहीं है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड। तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश के लिए ग्रोथ चाहिए, फर्दर ग्रोथ ऑफ बिजनेस। और अगर वो स्टार्टअप है तो उसको बिजनेस को बेसिकली अपना जो वो लाना चाहता है उसको क्रैक करना, सिंपल बात है। जैसे हम लोग एग्जाम क्रैक के बारे में सोचते हैं, स्टार्टअप भी अपना बिजनेस के सक्सेस के बारे में सोचते हैं, ये सुनो। जैसे कुछ कंपनीज अभी भी अपना सक्सेस क्रैक नहीं कर पाया, जैसे कि पेटीएम, जैसे कि जोमेटो, अभी भी सक्सेस क्रैक नहीं हुआ, अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं हुआ सर। जैसे कि नाइका, ठीक है, अभी भी इनको बहुत एग्जाम पास करना है। हम लोग सोचते हैं जिंदगी का एग्जाम, कुछ एग्जाम जो सीए का एग्जाम, सीएस का एग्जाम, सीएमए का एग्जाम, हाँ सर यहाँ पर तो सिर्फ आप टाइम देते हो, पढ़ाई करते हो और एग्जाम पास करने के बारे में सोचते हो। अब इनका बारे में सोचो, नाइका के बारे में, पेटीएम के बारे में, जोमेटो के बारे में, ओला के बारे में सोचो, सोचा कभी आप लोगों ने। ये सिर्फ एग्जाम देता नहीं है, रोज एग्जाम के सामने बैठ जाते हैं, रोज, कि भाई कल तो मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, कल तो मेरा बिजनेस प्रॉफिटेबल होगा, आज नहीं तो कल तो होगा। कैसे पता चलता है सर, चलो मैं आपको पेटीएम के बारे में दिखाता हूँ। पेटीएम देखो, 197 कम्युनिकेशन, ये बिजनेस का नाम है, इसका रजिस्टर्ड नाम यही है। अब मैं क्यों बताया आपको कि बिजनेस के लिए उसका सक्सेस, उसका प्रॉफिट होना, उसका रेगुलर प्रॉफिट गैदर करना कितना मायने रखता है। पेटीएम को देख के देख सकते हो, जोमेटो के बारे में अभी बताऊंगा। ऐसे बिजनेस का एसेट का कंडीशंस अगर मैं आपको दिखाऊं, जल्दी देखना सर। करंट एसेट्स कितना है, 7399 करोड़ का। करंट लायबिलिटी है 2155 करोड़ का। सर बिजनेस का नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स है 1750 का, करोड़ का, सब करोड़ में है, 1000 करोड़ में है। और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है इसका, नॉन करंट लायबिलिटी है 479 करोड़ का। ठीक है, नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म। तो सर अगर एसेट सिचुएशंस में देखा जाए तो बिजनेस का फाइनेंशियल कंडीशंस ओके है, क्या बोलते हो। हेलो, यस अरे सर। बात बात समझ में आ रहा है ना। यस सर। फाइनेंशियली बैलेंस शीट वजह से देखा जाए तो इन सिंपल ठीक ठाक लग रहा है, करंट रेशियो वगैरह ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन किंतु परंतु बंधु क्या है सामने जो आता है, क्या सर, इसका अर्निंग पर शेयर देखिए, इसका रेवेन्यू देखिए। सर 2019 में 4000 करोड़ का लॉस, 2020 में 2800 करोड़ का लॉस, 2021 में 1696 करोड़ का लॉस, 2022 में लॉस बढ़ गया फिर से 2392 करोड़ का लॉस, चिंता का विषय है। सर अर्निंग पर शेयर देखिए, कभी 741 पर शेयर नेगेटिव हुआ करता था, माइनस पे है, 481 नेगेटिव, 280 नेगेटिव, अभी 38 नेगेटिव, मतलब अभी भी शेयर होल्डर को अर्निंग नहीं मिला।
डिविडेंड पर शेयर अभी कुछ नहीं देने का रहा, क्योंकि प्रॉफिट ही नहीं हुआ तो डिविडेंड कहाँ से देगा? डिविडेंड तो प्रॉफिट पे दिया जाता है ना। तो बिजनेस अभी भी क्या है, प्रॉफिट मेकिंग है कि लॉस मेकिंग है? हेलो, पेटीएम अभी भी प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में है कि लॉस मेकिंग बिजनेस में है? लॉस हाँ, ये भी लॉस में है सर। लेकिन ये अभी भी स्टार्टअप कैटेगरी में आता है, हार्डली 8-10 साल ही हुआ है, हो जाएगा। ऊपर से बैंकिंग लाइसेंस वगैरह भी मिला है इसको, इसका प्रोडक्ट लाइन जो है थोड़ा डिफरेंट है, फ्यूचर है, आगे देखा जाएगा। जोमेटो देखो, आप लोग सोचते हो इतना डिलीवरी कर रहा है, कितना कमा रहा है, लेकिन आप इसका सिचुएशन देखो सर, जोमेटो। फाइनेंशियल्स देखते हैं, चलो इनकम देखोगे, चलो देख लेते हैं। लेकिन ये पेटीएम से बेहतर कंडीशंस पे है सर। ये अभी नेट इनकम में 1208 करोड़ के लॉस में है, लास्ट ईयर से ज्यादा लॉस हो गया सर। 812 करोड़ से 1208 करोड़ का लॉस हो गया। अर्निंग पर शेयर देखो, 23,587 अर्निंग पर शेयर नेगेटिव था, वहां से अभी 1.67 पर शेयर का चल रहा है नेगेटिव, मतलब माइनस पे है, मतलब अभी भी प्रॉफिटेबल सिचुएशंस में नहीं रहा। नेट इनकम से ही पता चल रहा है कि बिजनेस अभी भी प्रॉफिटेबल नहीं है। बैलेंस शीट के हिसाब से अगर एसेट क्लास थोड़ा देख ले, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, 4,150 करोड़ का बिजनेस का क्या है, प्रॉफिट है, सॉरी करंट एसेट्स है, और करंट लायबिलिटी है 517 करोड़ का। लॉन्ग टर्म है इसका 4,553 करोड़ का, 4553, और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है 92 करोड़ का, मतलब एसेट सिचुएशंस में काफी बेहतर कंडीशंस पे। ये सब चीज थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस देगा। बिजनेस वाइज फ्यूचर बहुत ही बढ़िया है, नो डाउट, लेकिन अभी भी प्रॉफिट को छूते छूते देरी लग रहा है। ये सब तो दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को? तो सर अभी आप सोचिए कि जिनका बिजनेस पे अभी भी प्रॉफिट नहीं मिला, इनको भी कितना ग्रोथ का जरूरत है। तो इसके लिए इनको और कैपिटल का चाहिए, जरूरत होगा, ये सुनो। यस सर। तो जब इनको और वर्किंग कैपिटल का जरूरत होगा, तो ये वर्किंग कैपिटल का पार्ट क्या बनता है, जिसमें कैश का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर है। इन्वेंट्री, जो भी सर्विस या गुड्स वो सेल करता है वो उसका इन्वेंट्री है। रिसिवेबल्स, अगर मार्केट में क्रेडिट में कोई प्रोडक्ट वो बेचता है या सर्विस बेचता है क्रेडिट में, ठीक है, तो वो रिसिवेबल्स है उसका, मतलब डेटर। अगर ज्यादा मार्केट में पैसा फंसा हुआ है तो उसके, मार्केट में पैसा फंस गया लेकिन पास में तो पैसा होना चाहिए। तो जब मार्केट में पैसा फंस जाता है तो कितना दिन के लिए फंसा रहे हो पैसा, और उतना दिन वो पैसा कहाँ से आएगा आपको बिजनेस को चलाने के लिए, तो उसके लिए आपको रिसीवेबल्स देखना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस, शॉर्ट टर्म में आप कहाँ से पैसा जुगाड़ कर सकते हो। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है आपका, मार्केट एंड डिमांड कंडीशंस, आपका बिजनेस में मार्केट डिमांड कंडीशन कैसा है। टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज, आपका टेक्नोलॉजी कितना बढ़िया चल रहा है, या फिर आपका मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज कितना बढ़िया है। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, मतलब आप कितने अच्छे से बिजनेस को एफिशिएंटली मैनेज कर पाते हो ऑपरेटिंग लेवल में। और प्राइस लेवल चेंजेस, ये जो डे टू डे बेसिस में जो मार्केट लेवल में चेंज होता है, प्रोडक्ट लेवल प्राइस में, सर्विस प्राइस लेवल में, इसको आप कैसे मैनेज कर पाते हो। ये सारा मैटर वर्किंग कैपिटल को डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। मतलब अगर आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल ढूंढना है, आप ये देखिए कि आपको कैश का जरूरत कितना है, आपको स्टॉक कितना मेंटेन करना होगा, सर्विस हो या, इससे सर्विस का तो कोई स्टॉक नहीं होता। गुड्स के केस में इन्वेंट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, और सर्विस के केस में एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइडर, सर्विस के केस में एफिशिएंट सर्विस प्रोवाइडर एक इंपॉर्टेंट मैटर है सर। ठीक, ठीक है। रिसीवेबल्स, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ऑप्शंस, नेचर ऑफ बिजनेस, मार्केट एंड डिमांड कंडीशंस, टेक्नोलॉजी एंड मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसीज, ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एक्सेट्रा। अगर आप ये सब मैटर को ध्यान में रखते हुए अपना वर्किंग कैपिटल का कंडीशंस को डिसाइड करते हो, तो आप बिजनेस को आगे बढ़ाने में लेके जा सकते हो। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है सर। हेलो, यस सर। इसीलिए आई होप कि इतना सारा बात सुनने के बाद आपको सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल समझ में आ ही गया होगा। लेकिन फिर भी मुझे आपको एक बार सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल बताना चाहिए। क्यों? एक तो एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लेता है, दूसरा आपका नॉलेज क्लैरिटी होना जरूरी है। इंपॉर्टेंस ऑफ एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल,
मैनेजमेंट वर्किंग कैपिटल इज एन एसेंशियल टास्क ऑफ द फाइनेंस मैनेजर। वर्किंग कैपिटल को प्रॉपर वे में मैनेज करना फाइनेंस मैनेजर का एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप खुद ही खुद का बिजनेस का फाइनेंस को देखते हो, अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हो, बिजनेस हो, अगर आप फाइनेंस मैनेजर हायर नहीं कर पाते, चार्टर्ड अकाउंटेंट को रख नहीं सकते, सीएमए को रख नहीं सकते, खुद ही स्टार्टिंग लेवल में थोड़ी ना सीए सीएमए का सैलरी दे पाएगा कोई बिजनेस। हाँ सर, क्या एक स्टार्टअप एकदम स्टार्टिंग पोजीशंस पे सीए सीएमए का सैलरी दे के रख पाएगा उसको? एक सीए को रखना है नो तो सर। कम से कम मंथली 1 लाख देना पड़ेगा, है ना। सीएमए को कम से कम 80-70-80 हज़ार देना पड़ेगा कम से कम, तब जाके एक सीए सीएमए सैलरी लेके काम कर पाएगा। क्या करता है जो मार्केट डिमांड है सीए सीएमए का। सो ऐसी सिचुएशंस में आप खुद ही खुद का फाइनेंस मैनेजर बन जाना, और क्या, छोटा मोटा बिजनेस सीए सीएमए रख नहीं पाते, इन दैट केस वही खुद का बिजनेस का फाइनेंस मैनेजर बन जाएगा। He has to ensure that amount of working capital available is neither too large not too small for its requirement। जरूरत से ज्यादा वर्किंग कैपिटल भी अच्छा नहीं है और जरूरत से कम भी आपको दिक्कत में डाल देगा। तो सर, ना ज्यादा ना कम, तो क्या बोलेंगे उसको? ऑप्टिमम। मतलब समझे? जैसे क्या बोलते हैं, ज्यादा नींद हानिकारक, कम नींद भी हानिकारक, ये सुनो। अरे बोलो सर, ज्यादा सो जाते हैं अगर इंसान, है ना, कभी कभी ऐसा होता है ना सर, थोड़ा ज्यादा सो गए तो क्या होता है, गर्दन में दर्द होगा, दिन दिन ऐसा चलता जाएगा तो मोटा हो जाओगे। हाँ, और कम सोओगे तो उसमें भी प्रॉब्लम, नींद पूरा नहीं होता है तो आपको अलग अलग डिजीज दिखना चालू हो जाएगा। हाँ सर, सही की गलत बोलो? यस सर। तो इसको बोलते हैं ऑप्टिमम। ठीक है, तो ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करना है ये भी आपको सीखना होगा। ठीक है, तो he has to ensure that amount of working capital available is neither too large nor too small for its requirements। A large amount of working capital would mean, मतलब कोई कई बार लोग ऐसे सोचते हैं, अरे ये ज्यादा मिल रहा है तो ले लेना, अरे ज्यादा मिल रहा है तो ले लेने से प्रॉब्लम है। लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल वुड मीन दैट कंपनी हैज आइडल फंड्स, मतलब इतना सारा फंड आइडल फंड्स हो जाएगा जो कोई काम का नहीं रहेगा। पैसा तो है बट वो यूज नहीं कर पाते आप, तो इतना एक्स्ट्रा पैसा रखोगे तो फिर उसका इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ेगा। हेलो, जितना लोन का जरूरत है, अगर उससे ज्यादा एक्सेस लोन ले लोगे और पैसा को इस्तेमाल नहीं कर पाओगे तो फिर आपको इंटरेस्ट भरना पड़ेगा कि नहीं? यस सर। तो फिर एक्स्ट्रा लोन क्यों लोगे? जितना जरूरी उतना लेना है ना। तो उसके लिए आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट पहले से कर लेना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉपर प्रोजेक्ट नहीं है तो फिर उतना लोन मत लो, उतना कैपिटल मत जुगाड़ करो, इतना शेयर कैपिटल भी जुगाड़ मत करो, क्योंकि ज्यादा कैपिटल ले लोगे तो शेयर होल्डर को भी तो रिटर्न देना है। हाँ, भले ही शेयर होल्डर को देना ऑब्लिगेटरी नहीं है, बट अगर नहीं दोगे तो शेयर होल्डर क्या होगा, रूठ जाएगा ना, फिर आगे कभी भी आपके बिजनेस में पैसा नहीं डालेगा। भले ही शेयर होल्डर को पैसा देना ऑब्लिगेटरी नहीं है, कि ना भी देते तो चलेगा, मतलब स्पेशली मैं इक्विटी का बात कर रहा हूँ। प्रेफरेंस वाले का क्या है, वो लोग तो ऑब्लिगेशंस के साथ ही आते हैं ना, कि भाई इतना दोगे तो भी आएंगे, नहीं तो नहीं, वो भी फिक्स रिटर्न के साथ। तो यही बात है सर, एक्स्ट्रा पैसा लेके फंड्स को आइडल रखना कोई मतलब नहीं होता, सिंस फंड्स हैव ए कॉस्ट, हर फंड का कॉस्ट होता है, हवा में थोड़ी ना पैसा मिलता है आपको, तो बेकार में कॉस्टिंग क्यों उठाओगे सर? बहुत लोग इस तरह का गलती करता है। उनको बैंक, देखो सर, बैंक के पास जाओगे, अगर आपके पास एसेट क्लास अच्छा होगा ना, या फिर अगर आपका इनकम का रेंज अच्छा देखेगा, एसेट क्लास इनकम रेंज अच्छा देखेगा ना, तो बैंक आपको 5 की जगह 10 लाख भी देने के लिए रेडी रहेगा, 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ भी देने के लिए रेडी रहेगा। लेकिन आप कितना लोगे वो तो डिपेंड करता है ना आपका जरूरत कितना है। अब लोग कई बार ना जरूरत को समझ नहीं पाते, जरूरत को लग्जरी बना देता है। आप समझ रहे हैं मेरा बात? लोग कई बार क्या करते हैं, जरूरत को लग्जरी बना देते हैं, फिर क्या करते हैं ना, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है ना, उससे गाड़ी खरीद लेते हैं, पर्सनल कार खरीद लेता है। फिर क्या सोचता है, अरे ठीक है, चुकता कर देंगे, ऐसे भी तो देना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ था तो खरीद लिया एक कार, क्या है। अरे भाई, कार खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस कार का जो कॉस्ट तुमको बेयर करना पड़ेगा अगला 3-4 साल में, ऊपर से तुम्हारा बिजनेस में रिटर्न नहीं मिल रहा है उसका, तो क्या प्रॉब्लम है, अब फंस जाओगे। आज नहीं तो कल फंसोगे, आज शायद नहीं दिखेगा बट कल फंसोगे तो फिर उससे बाहर नहीं आ पाओगे।
और तभी ये ट्रैप की तरह हो जाता है, आप खुद ही खुद के जल में फंस जाते हो, खुद ही खुद के जाल में फंस जाते हो। ठीक है, इसीलिए रिच फैमिली से बिलोंग करते हुए भी रिच फैमिली के बच्चे लोग हमेशा अच्छा सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन पाते। क्या आपको मेरा बात समझ में आ रहा है? ठीक है, मिडिल क्लास यस। लोअर मिडिल क्लास का अपना प्रॉब्लम है, उनके पास तो कैपिटल का हमेशा कमती होता है। लेकिन जो रिच होते हैं क्या वो भी हमेशा सक्सेसफुल होता है सर? नो सर। आप मैक्सिमम केस में देखना वो लोग फेलियरिटी की तरफ चले जाते हैं। उनका गलती क्या है? उनका गलती है या तो उनका खुद का लाइफस्टाइल, और खुद के लाइफस्टाइल के साथ जब वो वर्किंग कैपिटल को मैनेज करने में प्रॉब्लम में पड़ जाए, और वो प्रॉब्लम विजय तभी होता माल्या। है। हाँ बोलो। विजय माल्या सबसे बड़ा एग्जाम्पल। हाँ विजय माल्या, वेरी गुड सर। ठीक है, सबसे बड़ा एग्जाम। ठीक है, मतलब अपने लाइफस्टाइल के कारण विजय माल्या का ये हालत हुआ। मतलब इस तरह का लैविश लाइफ वो जीता था जिसका प्रैक्टिकल लाइफ के साथ कोई लेना देना नहीं था। एयरलाइंस सब्सिडी में चल रहा है, उसका सब्सिडी मतलब घाटे में, मतलब जितना वो खर्चा करके एयरलाइंस में खर्चा करता था उससे 2 गुना उसका खर्चा पड़ता था, कॉस्टिंग पड़ जाता था, उतना प्रॉफिट नहीं होता था। आज भी एयरलाइंस बिजनेस सिचुएशन अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपना लैविश लाइफ जीने में कभी छोड़ता नहीं था। गिरा ना सर? अब जितना पैसा बना है वो दारू बेच के, उले ला ले ओ। ठीक है, किंग फिशर्स, आई होप यू ऑल नो दैट। अब पॉइंट यही है कि बिजनेस किस तरह से मैनेज करोगे, इसके साथ लाइफस्टाइल भी मैटर करता है। ठीक है, आपका लाइफ का सोच, आपका आपका चिंता, ये सभी चीज मैटर करता है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आपके ये फाइनेंस ही बता रहा है। ये सब बात का मोरल मोरल ऑफ द स्टोरी वही है। ये जो भी बातें यहाँ पर लिखा हुआ है ये कोई थ्योरी नहीं है। जब कोई बोलता है ना थ्योरी, मेरा दिमाग गर्म हो जाता है। थ्योरी क्या है? थ्योरी कुछ नहीं है, सब प्रैक्टिकल है। थ्योरी क्या है? आज तक समझ में नहीं आया। ये थ्योरी है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, थ्योरी है। हाँ, ये एक सोच है। अभी सोच को समझ पाए तो बिजनेसमैन झिंगा लाला, है ना, टाटा स्काई की तरह। जो सोच को समझ पा जाए वो झिंगा लाला, है ना, नहीं तो दिक्कत और क्या। The large amount of working capital would mean that a company has idle funds, since funds have a cost, and company has to pay huge amount as interest on such funds that are used to invest in surplus working capital extra. Another way to look at this is that there is an opportunity cost involved where the company could have invested the surplus fund in long term investment. अगर उसके पास एक्स्ट्रा पैसा है, अगर उसको एक सही जगह पे वो पार्क करा देता है ना, सही जगह पे ठिकाना लगा देता है ना, तो फिर उसका क्या मिल जाएगा? रिटर्न मिल जाएगा। तो आपको वो भी देखना है कि अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप उसको कहाँ पार्क करते हो, है ना, कहाँ पार्क करते हो, तो उस पर क्या होगा? आपको रिटर्न मिलता जाएगा। जैसे आईटीसी, आईटीसी एक ऐसा बिजनेस है सर, इसके पास पैसा बहुत है, नो डाउट। आईटीसी के पास पैसा सच में बहुत है। अब प्रॉब्लम है कि आईटीसी के पास न्यू बिजनेस वेंचर का थोड़ा अभाव है। सिगरेट से बहुत पैसा कमाया, पैसा कमा कमा के इतना कमाया कि होटल बिजनेस में सारा पैसा लगा दिया, है ना, ऑलमोस्ट। अच्छा, इसका ब्रांड देखना चाहो तो देख सकते हो, दिखाई दे रहा है क्या? देखो सर, मैक्सिमम आपको यस सिगरेट सर। ब्रांड ही दिखेगा। इंडिया किंग्स, क्लासिक, गोल्ड फ्लेक, नेवी कार्ट। अब इसके बारे में मैं क्या बताऊं? फिर आ गया आशीर्वाद, सनफीस्ट, बिंगो, फियामा। फिर आ जाता है सैवलॉन, विल्स लाइफस्टाइल। ठीक है, ये आपका जो कपड़ा का है विल्स का, जॉन फ्लेयर्स, होम लाइट्स। ये आपका होम लाइट्स मतलब ये है ना, क्या बोलते हैं इसको? मैच बॉक्स। हाँ, मैचेस, मैच। मैच बॉक्स है। हाँ। मंगलदीप धूप बत्ती, ये सब ब्रांड है सर, हम सभी को ही जानते हैं। मिंटोज, क्लासमेट का कॉपी, है ना, इतना सारा ब्रांड तो उसका है ही। साथ में होटल बिजनेस, और आजकल मसाला में भी आ चुका है। आजकल सनराइज मसाला को खरीद लिया आईटीसी। ठीक है, हाँ।
डेयरी में भी तो आ ही गया है, डेयरी का प्रोडक्ट आईटीसी का। आज डेयरी का भी आ गया, डेयरी बैंक में भी आ गया है। तो अभी आईटीसी ना, अभी देखो सर सिगरेट बिजनेस में क्या है ना, सिगरेट बिजनेस में अभी थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अभी थोड़ा सा पहले से ना न्यू जनरेशन सिगरेट के साथ उतना अपने आप को इक्विप नहीं देख पा रहे हैं। अब मैं आजकल देखता हूँ लड़का से ज्यादा लड़की लोग सिगरेट पीते हैं, वो अलग बात छोड़ो लेकिन ये भी एक कंज्यूमर बन गया, अलग बात है, पहले जमाने में ऐसा नहीं होता था। अब दूसरा पॉइंट, होटल बिजनेस में इनका बहुत कॉस्टिंग पड़ता है, जितना कॉस्टिंग उतना रिटर्न नहीं है, तो इनके पास पैसा तो भरा पड़ा है, आप इसका फाइनेंशियल चेक करने से आपको दिखेगा, तो ये कहाँ पैसा रखेगा समझ में नहीं आता है। तो इसलिए ना ये पैसा को अलग अलग जगह में थोड़ा सा पार्क कर देता है जहाँ से रिटर्न आता है, और अपने इन्वेस्टर्स को डिविडेंड देता रहता है। ठीक है, इसलिए हाई डिविडेंड रिटर्न देने वाला कंपनी है, और इनका कॉम्पिटिटर्स भी हैं बहुत सारे, बट इनके पास कैश रिच, कैश बहुत है, इसके पास कैश इनके पास बहुत है। तो कहने का मतलब और कुछ नहीं था कि एक्स्ट्रा कैपिटल होने पे क्या किया जाए, इसका बात था। Various studies conducted by Bureau of Public Enterprise have shown that one of the reasons for the poor performance of public sector undertakings, सरकारी जो इंस्टीट्यूशंस नहीं, बिजनेस, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, सरकारी बिजनेस का प्रॉब्लम क्या है, in our country has been the large amount of funds locked up in working capital, इनका मैक्सिमम पैसा वर्किंग कैपिटल में फंसा रहता है। दिस रिजल्ट इन ओवर कैपिटलाइजेशन, पैसा है बट वो ओवर कैपिटलाइजेशन है, एंड ओवर कैपिटलाइजेशन implies that a company has too large funds for its requirements, जितना जरूरी नहीं है उससे उससे ज्यादा उसके पास पैसा है। तो ओवर कैपिटलाइजेशन implies that a company has too large funds of its requirements resulting in a low rate of return। अब ज्यादा पैसा चुपचाप पड़ा हुआ है तो क्या होगा, आपका रिटर्न कम हो जाएगा बिजनेस में। सिचुएशन विच इंप्लाइज अ लेस देन ऑप्टिमल यूज ऑफ रिसोर्सेज, इसका मतलब ये होता है कि आपके पास पैसा तो है बट उस पैसे का पड़ा पड़ा रहता है चुपचाप, और चुपचाप पड़ा रह गए, आपको रिटर्न भी नहीं मिलता, और रिटर्न मिलता भी तो लो रिटर्न मिलता है, और धीरे धीरे जब बिजनेस में कभी दिन खराब जाता है, या फिर जैसे धीरे धीरे अगर बिजनेस सिचुएशन खराब हो जाता है तो बिजनेस लॉस मेकिंग हो जाता है। ये भारत का सरकारी कंपनीज का प्रॉब्लम है, और इसीलिए आप डे बाई डे क्या देख पा रहे सर, गवर्नमेंट कंपनी डे बाई डे क्या हो रहा है, बंद हो जा रहा है ना। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है सर? यस सर। जैसे मानो कोल इंडिया, कोल इंडिया प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है बिकॉज कोल एक मोनोपोली बिजनेस है सर, लेकिन सर इनको न्यू वेंचर नहीं मिल रहा है ना, इसको न्यू वेंचर नहीं मिल रहा है। कोल इंडिया के पास पैसा देखोगे, नहीं देखोगे, करंट एसेट 84,000 करोड़ का, करंट लाइबिलिटी है 51,000 करोड़ का, नॉन करंट है 76,000 करोड़ का, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी है इसका 72,000 करोड़ का। लेकिन देखो लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी थोड़ा बढ़ गया ना, एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी में थोड़ा सा दिक्कत हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी इसके पास न्यू वेंचर थोड़ा सा कमती चल रहा है। तो सरकारी में और भी बहुत सारे सरकारी ऑर्गेनाइजेशंस है, जो आप जब भी चेक करोगे ना, सरकारी गवर्नमेंट और बैंक वगैरह, ठीक है, पीएनबी वगैरह चेक करोगे तो और पता चलेगा। देखो सर करंट लाइबिलिटी है इसका कितना, 11,13 करोड़, सॉरी 11,13,716 करोड़, ठीक है, इतना इनका करंट लाइबिलिटी है। करंट एसेट्स है 11,30, सॉरी कुछ गलत पढ़ रहा हूँ का, एसेट्स है 1,13,334, लाइबिलिटी है 11,13,716 करोड़। प्रॉब्लम समझ रहे हैं सर, 1 लाख करोड़ का एसेट्स है और 11 लाख करोड़ का लाइबिलिटी है। और इनके पास नॉन करंट एसेट तो बहुत है ना। हाँ नॉन करेंट थोड़ा ज्यादा है, 11,67 करोड़ का, 67,578 का नॉन लॉन्ग टर्म है, और लाइबिलिटी इसका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी इसका कम है 74। लेकिन सर लॉन्ग टर्म से बिजनेस को उतना प्रॉब्लम नहीं होता जितना शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज में प्रॉब्लम होता है ना। तो इतना बड़ा बैंक है, इतना दिन से चल रहा है, फिर भी देखो मैनेज नहीं कर पा रहा है, वही तो प्रॉब्लम है, वही तो बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, मैं नहीं, फाइनेंस आपको बता रहा है।
CACM इंस्टीट्यूट आपको बताना चाहता है कि सरकारी लेवल में जो प्रॉब्लम भारत में जो देखा गया है, इनके पास पैसा बहुत है बट इन पैसे को ये वर्किंग कैपिटल में लॉक कर देता है, जरूरत से ज्यादा पैसा ओवर कैपिटलाइजेशन कर लेता है और उसके कारण बिजनेस में फेलियरिटी आता है। ठीक है। ऑन द अदर एंड, इफ द फर्म हैज एन इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल, जरूरत से कम वर्किंग कैपिटल अगर फर्म के पास है, सच फर्म रन्स द रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी, अब उनको रिस्क आ जाता है। Paucity of working capital may lead to situation where the firm may not be able to meet its liabilities. It may also mean that a company may not be holding enough inventory, मतलब जितना स्टॉक मेंटेन करना चाहिए था नहीं कर पाएगा, in order to meet its customer demand, and hence would lose sales lose हो जाएगा, मार्केट डिमांड गिर जाएगा, मतलब उनका मार्केट सेल्स पड़ जाएगा, और रेपुटेशन में भी उसका इफेक्ट आ जाएगा। भाई इनके पास तो कुछ मिलता ही नहीं है, इनके पास तो कुछ मिलता ही नहीं। समझ रहे सर, लैक ऑफ वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ इनएडिक्वेट वर्किंग कैपिटल का प्रॉब्लम है कि आपके पास बिजनेस के लिए पैसा ही नहीं आएगा। आप गुड्स या सर्विस जो है आपका, उसको बेचने के लिए आपके पास प्रोडक्ट या ये लाइन ही नहीं रहेगा, कस्टमर आके वापस चला जाएगा, भाई इनके पास तो कुछ है ही नहीं। फिर दिक्कत क्या है? इसको मैनेज करना है, ना ज्यादा लेना है ना कम लेना है, जितना जरूरी उतना लेना है। An organization has to be very careful in estimating its working capital requirements. बहुत careful रहना चाहिए। Maintenance of adequate working capital is not just important in short term. Sufficient liquidity must be maintained in order to ensure the survival of the business in the long term. अगर आप शॉर्ट टर्म में गलती कर बैठोगे तो लॉन्ग टर्म में भी आपका गलती हो जाएगा, बिकॉज अरे भाई शॉर्ट रन लेके ही तो लॉन्ग रन बनता है। एक स्मॉल शॉर्ट रन ही तो आपको लॉन्ग रन में पहुंचाता है रे बाबा। हेलो, क्या बात समझ में आ रहा है? अगर बिजनेस को शॉर्ट रन में दिक्कत है और अगर वो दिक्कत रह जाता है तो लॉन्ग रन में भी बिजनेस का वही हालत होगा जो शॉर्ट रन में आज के डेट में है, अगर वो उसको नहीं सुधार पाता है तो। यस और नो? यस सर। So in order to ensure the survival of the business in the long run as well, when business make investment decisions, they must not only consider the financial outlay involved with acquiring the new machines or the new building। मतलब क्या होता है ना, जब एक न्यू बिजनेस स्टार्ट करता है ना, तो उसको ना बहुत सारा चीज सोचना पड़ता है, जैसे उसको एक न्यू मशीन लेना है, न्यू बिल्डिंग लेना है, एटसेट्रा। या तो रेंट पे लेता है या तो खरीदना पड़ता है, जो भी उसका लीज पे ले लेगा, या बड़े बड़े बिजनेस के केस में लीज बोला जाता है, छोटा मोटा बिजनेस के केस में रेंट बोला जाता है, बट जो भी वो मैटर वही है। यहाँ पर ये भी वर्किंग कैपिटल में सिखाया जाता है कि खरीदना अच्छा है कि लीज लेना अच्छा है, डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन, बट मस्ट ऑल्सो टेक अकाउंट of the additional current asset that are usually required within any expansion of activity। मतलब सिर्फ एसेट खरीदने में, बिल्डिंग खरीदने में ध्यान देने से ही नहीं चलेगा, साथ में बिजनेस को एडिशनल करंट एसेट्स पे भी ध्यान देना चाहिए, जो बिजनेस को एक्सपेंशन करने के टाइम पे वो जरूरत होता है। जैसे कि आपका प्रोडक्शन बढ़ेगा, देखो भाई आप न्यू मशीन लोगे, न्यू बिल्डिंग लोगे तो आपका प्रोडक्शन तो बढ़ेगा, तो इंक्रीज प्रोडक्शन लीड्स टू होल्डिंग ऑफ एडिशनल स्टॉक्स। अब ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा तो आपका स्टॉक भी तो बढ़ेगा। अब स्टॉक बढ़ने से ही तो मार्केट में सेल नहीं हो जाता, उसको रखने के लिए घर का जरूरत है, ये सुनो, या फिर उसके लिए अलग से रॉ मटेरियल भी तो चाहिए, गोडाउन वगैरह लेने का एक्स्ट्रा खर्चा वगैरह, है ना। रॉ मटेरियल का गोडाउन लगेगा, स्टॉक का गोडाउन लगेगा, और वर्क इन प्रोग्रेस में जो माल पड़ा रहेगा उसका भी, है ना। तो आपका होल्डिंग कॉस्ट बढ़ जाएगा, ये सब कॉस्टिंग में पड़ा जाता है। यो क्यों? इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कॉस्टिंग में पड़े कि नहीं पड़े? है ना सर, कॉस्टिंग में पढ़ा जाता है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वगैरह के साथ अंदर पढ़ा जाता है कि होल्डिंग चार्जेस वगैरह ज्यादा कैसे हो जाता है। मतलब बेसिकली वहां पर आप कॉस्टिंग को डिसाइड करते हो, और फाइनेंस में आपको डिसीजन लेना पड़ता है कि अगर मैं एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करूंगा तो मेरा एक्स्ट्रा भाड़ा वगैरह कितना पड़ सकता है, एक्स्ट्रा होल्डिंग चार्जेस कितना पड़ सकता है। अगर आपका सेल बढ़ेगा कोई बात नहीं, इंक्रीज सेल यूजुअली मीन्स द लेवल ऑफ डेटर्स। अगर सेल बढ़ेगा तो मार्केट में डेटर भी बढ़ेगा, मतलब आप क्रेडिट सेल ज्यादा करोगे ना तो सेल बढ़ जाएगा, लेकिन सेल बढ़ने के साथ साथ डेटर भी तो बढ़ता है आपका, मतलब मार्केट में पैसा फंसा हुआ रहेगा। जैसे येस बैंक का क्या प्रॉब्लम हुआ था? येस बैंक इसने क्या प्रॉब्लम कर दिया था?
समझने के लिए इतना सारा एग्जाम्पल्स है, मैं क्या बताऊँ आपको। सर बहुत दिनों से इसका रेंज में चेंजेस नहीं आ रहा है, वही 10 से 12-13 के बीच में ही अभी है। अभी जब तक इसका फाइनेंस सुधरता नहीं है ना, तब तक इसके बिजनेस में जान नहीं आएगा। लेकिन हाँ, अगर कोई आज के रेट में खरीद लेता है 5-10 साल के लिए, तो शायद इनको, शायद नहीं, जरूर होगा। ठीक है, ये रिवाइव कर जाएगा। देखो सर यहाँ पर इसके पास करंट एसेट देखो 29,000 करोड़ का, और इसका करंट लायबिलिटी देखो। देख पा रहे सर करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का डिफरेंस? हेलो नील, शिवम, आवाज आ रहा है क्या? कनेक्टेड हो आप लोग? यस सर। दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, तो येस बैंक का सिचुएशन ऐसा हुआ है। इसका क्या प्रॉब्लम हुआ था, इसने मार्केट में इतना ज़्यादा डेटर बना लिया था, इतना ज़्यादा डेटर बना लिया था कि इनको भी मार्केट से पैसा, मतलब देखो सर, एक बैंक के लिए सबसे बड़ा क्या होता है, बैंक अगर मार्केट में सेल बढ़ाता है, मतलब लोन बढ़ाता है, तो बैंक का डेटर बढ़ता है। बैंक लोन देगा, डेटर बढ़ेगा, डेटर बढ़ेगा तो बैंक का इनकम भी बढ़ेगा। लेकिन अगर डेटर फेलियर होगा तो बैंक का इनकम भी कम हो जाएगा। अगर डेटर फेलियर होगा तो बैंक का इनकम भी कम हो जाएगा। ये चक्कर है, इनकम भी कम होगा, डिफॉल्ट हो जाएगा तो लॉस हो जाएगा। ये चक्कर है बैंक के साथ। अब बैंक इस सब सिचुएशंस वगैरह को जितना मेंटेन नहीं कर पाएगा, उतना प्रॉब्लम में आ जाएगा। जैसे येस बैंक का हुआ है एकदम सर, कहाँ से कहाँ तक गिरा है। अगर आप इसका शेयर का भी डिटेल्स देखोगे, लास्ट 4-5 साल का डिटेल्स देखोगे, कहाँ 400-450 में ट्रेड कर रहा था 2018-19 में। ऐसा गिरा कि गिरा, मुंह के बल गिरा, उठने का नाम ही नहीं ले रहा है सर, और अभी लेगा भी नहीं। जब तक ये करंट एसेट करंट लायबिलिटी रेंज चेंज नहीं होगा, तब तक आप इस पे ग्रोथ नहीं देख पाओगे। समझ पा रहे सर? स्टॉक मार्केट भी बता दे रहे बीच बीच में, क्या करे सर, कनेक्टेड है तो बताना तो पड़ेगा। सो पॉइंट इज दैट कि इंक्रीज प्रोडक्शन आपका होल्डिंग स्टॉक बढ़ा देगा, इंक्रीज सेल्स आपका डेटर लेवल बढ़ा देगा, मतलब मार्केट में पैसा फंस जाएगा बट पैसा हाथ में नहीं आएगा। फिनिश गुड्स बढ़ेगा तो आपका इन्वेंटरी रिक्वायरमेंट भी इंक्रीज कर देगा। जनरल इंक्रीज इन द फार्म सेल स्केल ऑफ ऑपरेशन, मतलब इसमें क्या होगा, चारों तरफ से आपका स्केल बढ़ जाएगा। स्केल मतलब मार्केट डिमांड फुलफिल करने के लिए आपने तो अपना स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ा दिया ना, बिकॉज प्रोडक्शन बढ़ गया, सेल बढ़ गया, मतलब स्केल ऑफ ऑपरेशन बढ़ गया। इसमें क्या होगा, टेंड्स टू इंप्लाई अ नीड फॉर ग्रेटर लेवल ऑफ वर्किंग कैपिटल, आपको और वर्किंग कैपिटल चाहिए। ये सुनो, अगर आप सेल बढ़ाओगे, अगर आप डेटर बढ़ाओगे, ऑटोमेटिकली आपका वर्किंग कैपिटल भी इंक्रीज हो जाएगा, आपको और पैसा चाहिए बिजनेस के लिए। एक क्वेश्चन देन अराइजेस, यहीं पर एक सवाल उठता है, व्हाट इज एन ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल फॉर ए फार्म। तो फिर एक फार्म के लिए ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या है? ज़्यादा भी नहीं लेना है, कम भी नहीं लेना है, इनएडिक्वेट भी नहीं लेना है, और ओवर एडिक्वेट भी नहीं लेना है, तो फिर लेना कितना है? An organization should neither have too high an amount of working capital nor should the same to be low. It is the job of the finance manager to estimate the requirement of working capital. मतलब हमारे बिजनेस लेवल में चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CS भी हेल्प कर सकता है ऑब्वियसली, एज वेल एज CFA। ठीक है, ये लोग नॉर्मली MBA इन फाइनेंस, ठीक है, ये लोग हेल्प करता है बिजनेस को कि किस तरह से कंपनी अपना वर्किंग कैपिटल को केयरफुली डिटरमाइन करेगा और ऑप्टिमम लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन वर्किंग कैपिटल लेगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर, डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल समझ गए, सिग्निफिकेंस ऑफ वर्किंग कैपिटल भी समझ गए, लेकिन ऑप्टिमम क्या होता है? चलो सर थोड़ा ऑप्टिमम भी बता देते हैं आपको। तो ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ध्यान से सुनिए सर। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो भी आपका क्वेश्चन समझ में आएगा। ये वर्किंग कैपिटल का कॉन्सेप्चुअल पार्ट चल रहा है अभी, जैसे ही कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म होगा फिर आपको मैं अलग अलग क्वेश्चंस कराऊंगा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन मतलब रियल लाइफ में जब ऐसे चार्टर्ड अकाउंटेंट आप कोई कंपनी का वर्किंग कैपिटल बनाओगे ना, आपको आपके पास आएगा, बिजनेस आएगा CA के पास, CMA के पास, आके बोलेगा सर लोन के लिए जाना है, आप एक वर्किंग कैपिटल का डिटेल्स बना दीजिए। इट्स रियल लाइफ कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो फिर उसके बेसिस में ही बैंक में जाके आपको दिखाना पड़ेगा
कि भाई ये मेरा सीए ने बना के दिया, ये मेरे सीएमए ने बना के दिया, और अभी आप कंपनी के हिसाब से बताओ, सॉरी बैंक अभी क्या करेगा, उसी के बेसिस में आपके लिए लोन फिक्स करके देगा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूँ सर। सो ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल क्या है? इफ ए कंपनी करंट एसेट्स डू नॉट एक्सीड इट्स करंट लायबिलिटी, ध्यान से सुनिए, अगर कंपनी का करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी को क्रॉस नहीं करता, देन इट में रन इनटू ट्रबल। अगर एसेट्स, if company's current assets do not exceed its current liability, then it may run into trouble with creditors that want their money quickly. ध्यान से सुनिए सर, करंट एसेट्स को, इफ कंपनीज करंट एसेट्स डू नॉट एक्सीड इट्स करंट लायबिलिटीज, अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी को क्रॉस नहीं करता, ये क्रेडिटर को प्रॉब्लम करता है। क्यों? वही तो समझाना है कि क्रेडिटर को क्यों प्रॉब्लम है। सर क्रेडिट कोई बता सकते हो सर आप लोग कि अगर करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा नहीं होता है तो क्रेडिटर को क्या प्रॉब्लम है? क्रेडिटर कौन होता है? जिनसे, क्रेडिटर वो होता है जिनसे आपने पैसा लेके बिजनेस बनाया था, जिनसे आपने लोन लिया था, जिनसे आपने रॉ मटेरियल लिया था, वो आपके कौन है सर? वो आपके क्रेडिटर। अब उनको पैसा वापस जल्दी देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एसेट सेल करना पड़ेगा। तो करंट एसेट सेल करोगे, मतलब जो भी आपका एसेट्स है वो सेल करोगे, जल्दी जल्दी आपके पास कैश आएगा, है ना, और इसलिए आपका क्रेडिटर भी बढ़ जाएगा, मतलब आपने जो लोन लिया है। मैं आपको इसको थोड़ा सिंपल वे में समझाने का कोशिश करता हूँ आगे आगे। सो नॉट बीइंग एबल टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, अगर कंपनी अपना शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को फुलफिल नहीं कर पाएगा, मतलब करंट एसेट्स के थ्रू से अगर कंपनी अपना करंट लायबिलिटी को मीट नहीं कर पाता है, कंपनी शैल इवेंचुअली लूज इट्स रेपुटेशंस, मतलब कंपनी के पास इतना करंट एसेट्स होना चाहिए जिससे वो अपना करंट लायबिलिटी चुकता कर पाए। एंड नॉट मेनी वेंडर्स वुड लाइक टू डू बिजनेस विद देम, अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर ज्यादा बिजनेसमैन उनके साथ बिजनेस करना पसंद नहीं करेगा, बिकॉज वो टाइम पे पेमेंट ही नहीं करता। यहीं पर समान आता है सर, यहीं पर बात आता है करंट एसेट्स बाय करंट लायबिलिटी रेशियो का, सीए बाय सीएल। इसको एसिड टेस्ट रेशियो भी कहा जाता है, इसको क्विक रेशियो भी कहा जाता है। ठीक है, क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो, ठीक है, और करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी रेशियो। रेशियो एनालिसिस के चैप्टर में आपको और डिटेल्स में रेशियो के बारे में बात होता है। तो करंट रेशियो हैज ट्रेडिशनली बीन कंसीडर्ड द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ वर्किंग कैपिटल सिचुएशंस। अगर आपको वर्किंग कैपिटल सिचुएशन समझना है तो आप करंट रेशियो को पढ़िए, करंट रेशियो को समझिए, आपको कंपनी का करंट रेशियो देख के कंपनी का बिजनेस कंडीशन या एसिड टेस्ट सिचुएशन समझ में आ जाता है। It is understood that a current ratio of 2 for a manufacturing firm implies that the firm has an optimum amount of working capital. अगर किसी का करंट रेशियो 2 है, 2:1 बेसिकली, इसका मतलब है फार्म के पास ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल है। हायर रेशियो में इंडिकेट इनएफिशिएंट यूज ऑफ फंड, अगर कंपनी के पास करंट रेशियो 2 के बढ़ के 2.5 या 3 की तरफ बढ़ता है, इसका मतलब ये होता है कि कंपनी के पास फंड जो है वो इनएफिशिएंट है, मतलब पड़ा हुआ है पर काम पे नहीं लगा रहा है, और यहाँ लगाने का जगह नहीं है। एंड लोअर रेशियो वुड मीन लिक्विडिटी इशू, और अगर रेशियो कम है, 2 की जगह 1 हो जाता है, 0.5 हो जाता है, इसका मतलब कंपनी लिक्विडिटी प्रॉब्लम में जूझ रहा है। लिक्विडिटी प्रॉब्लम मतलब कि कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि जिससे वो अपना लायबिलिटी चुकता कर पाए। सप्लीमेंटेड बाय क्विक रेशियो और एसिड टेस्ट रेशियो, मतलब क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट मतलब बाय डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी, ये आगे आगे और बात करेंगे। which should be at least 1, तो क्विक एसेट बाय करंट रेशियो कम से कम, लायबिलिटी कम से कम 1 होना चाहिए, which would imply that there is a comfortable liquidity position if liquid current assets are equal to current liability, or which where quick assets by liquid current assets refer to current asset less inventory and prepaid expenses, current asset less inventory less prepaid and prepaid expenses। सर अभी आपको थोड़ा सा दिक्कत होगा बिकॉज मैं इसको कॉन्सेप्चुअली बता रहा हूँ, अब जैसे जैसे आगे क्वेश्चंस करेंगे ना, आपका ये जो भी प्लस माइनस बता रहे हैं ना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, मैं एग्जांपल दूंगा आगे आगे प्रैक्टिकली, तो आपको धीरे धीरे ये भी क्लियर हो जाएगा कि कैसे ये कैलकुलेशन होता है। जैसे अगर मैं आपको बैंकर्स के हिसाब से बताऊं, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, फाइनेंशियल एनालिस्ट, इन्वेंटर्स, इन्वेस्टर्स and other people interested in financial statements have for years considered the current ratio and 2 and acid test ratio at 1। अगर acid test ratio 1 है तो अच्छा माना जाता है, current ratio 2 है तो अच्छा माना जाता है as indicators of good working capital। अगर बिजनेस का वर्किंग कैपिटल
करंट रेशियो में 2 आ रहा है, ठीक है, मतलब CA/CL 2, दैट मीन्स 2:1, और एसिड टेस्ट रेशियो क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी, क्विक एसेट बाय करंट लायबिलिटी, ये अगर 1 है, 1:1, तो इसे गुड वर्किंग कैपिटल माना जाता है। इसे थंब रूल, दिस में भी क्वाइट एडिक्वेट, इसको पर्याप्त माना जाता है, ठीक है। अगर मेरा करंट रेशियो 2:1 है, अगर मेरा एसिड टेस्ट रेशियो 1 है, तो इसका मतलब है कि बिजनेस सही सिचुएशंस पे है, ज्यादा प्रॉब्लम तो है ही नहीं, उनका अच्छा है। आ रहा है यस और नो? शिवम, नील, किसी का आवाज नहीं आ रहा है? बोलो सर। प्रिया, कनेक्टेड है आप लोग? मे भी किसी कारण से आप लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, बट सुन लो सर। अगर नहीं सुनने को आ रहा है तो बाद में रिकॉर्डिंग सुन लेना, नो इशू। आई होप कि कनेक्टेड हो। However, it should be remembered that optimum working capital can be determined only with reference to the particular circumstances of a specific situations. Thus, in a company where the inventories are easily sellable, जिस कंपनी में स्टॉक जल्दी सेल हो जाता है, sundry debtors are as good as liquid cash, मतलब जल्दी बिजनेस में सेल है, कैश सेल्स है, तो लिक्विड कैश में और डेटर में ज्यादा फर्क नहीं है। So current ratio may be lower than 2 and yet firm may be sound or where the nature of finished goods are perishable. अगर जहां पर फिनिश गुड्स का नेचर पेरिशेबल है, जैसे कि लाइक ए रेस्टोरेंट, देन आल्सो द ऑर्गेनाइजेशंस कैन नॉट अफोर्ड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। रेस्टोरेंट में जब बहुत ज्यादा वर्किंग कैपिटल होल्ड करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वो पेरिशेबल गुड्स है, हैंड टू हैंड पैसा मिलता है, लाइक रेस्टोरेंट्स वगैरह, दूध फैक्ट्री वगैरह, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, द ऑर्गेनाइजेशंस डीलिंग इन प्रोडक्ट्स व्हिच टेक ए लॉन्गर प्रोडक्शन टाइम मे नीड अ हायर अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, जैसे कि जो लॉन्ग टर्म रखने वाला, लाइक स्टील वगैरह, इस तरह का जो भी चीजें हैं। In a nutshell, a firm should have adequate working capital to run its business. चाहे बिजनेस स्टील का हो, चाहे बिजनेस रेस्टोरेंट का हो, चाहे बिजनेस पेरिशेबल का हो या नॉन पेरिशेबल का हो, आपको ऑप्टिमम वर्किंग कैपिटल चाहिए, एडिक्वेट वर्किंग कैपिटल चाहिए, ताकि आप अपने बिजनेस को एक स्मूथ वे में ऑपरेट कर पाओ। बोथ दिस एक्सेसिव एज वेल एज इनएडिक्वेट, अगर एक्सेसिव का प्रॉब्लम है, इनएडिक्वेट का भी प्रॉब्लम है। एक्सेसिव में प्रॉब्लम ये है कि फंड बेकार पड़ा रहेगा, फालतू में कॉस्ट बेयर करना पड़ता है। इनएडिक्वेसी का प्रॉब्लम ये है कि फंड को कहाँ यूज करना है, सॉरी, इनएडिक्वेसी में प्रॉब्लम है कि आपका लिक्विड प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। आप अपना मार्केट में जो भी प्रोडक्ट है वो नहीं ला पाओगे, आप बेसिकली बिजनेस को रन नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, एक्सेसिव फंड का भी जरूरत नहीं है और इनएडिक्वेट करके बिजनेस को प्रॉब्लम में डालने का भी कोई जरूरत नहीं है। आपको ऑप्टिमम वे ढूंढना है, तो दैट इज अ मिडिल पथ, ठीक है। आपको मॉडरेट रास्ता ढूंढ के बिजनेस को एक ऑप्टिमम लेवल में पहुंचाना है, और वही मॉडरेट लेवल में पहुंचना ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। आपको मॉडरेट लेवल में पहुंचना ही होगा, ठीक है। इसका बातचीत हम लोग करेंगे डिटरमिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल के अंदर, जिसमें मैं आपको कुछ अप्रोच बताऊंगा, ठीक है। एग्रेसिव अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, जिसमें मैं आपको वही 3 चीज सिखाऊंगा कि कैसे एग्रेसिव अप्रोच लेके या फिर मॉडरेट अप्रोच लेके और कंजर्वेटिव अप्रोच लेके बिजनेस में क्या सिचुएशन होता है। अगर बिजनेस एग्रेसिव है तो बिजनेस का क्या प्रॉब्लम होगा, अगर कंजर्वेटिव है तो प्रॉब्लम क्या होगा, और अल्टीमेटली मिडिल पथ जो है दैट इज मॉडरेट अप्रोच, वही फाइनेंस मैनेजर सपोर्ट करता है या एडवाइस करता है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट के साथ, तीनों कॉन्सेप्ट के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे बाकी का चर्चा रखूंगा, ठीक है। और इस तरह से आपको मैं ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के साथ भी बताऊंगा कि किस तरह से कंजर्वेटिव पॉलिसी बिजनेस को प्रॉब्लम में डाल सकता है, प्रॉफिटेबल भी कर सकता है। कंजर्वेटिव मतलब प्रॉब्लम, प्रॉफिटेबल नहीं है बट सेफ, प्रॉब्लम है सेफ है, बहुत ज्यादा सेफ है, मतलब बिजनेस कुछ होता ही नहीं है। एग्रेसिव पॉलिसी में आप लूट भी सकते हो और बहुत बना भी सकते हो, लेकिन आपको सजेशन ये दिया जाता है कि आप एवरेज पॉलिसी चूज करें। बट क्यों, ठीक है, इसी क्यों का जवाब ढूंढेंगे सर नेक्स्ट क्लास में, और क्वेश्चन के साथ करेंगे, ठीक है, क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो ये करंट एसेट्स वर्किंग कैपिटल का नेक्स्ट क्लास में मैं आपको वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के ऊपर क्वेश्चन आंसर के साथ ये मॉडरेट अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच और कंजर्वेटिव अप्रोच सिखाऊंगा, और फिर मैं आपको वर्किंग कैपिटल पॉलिसी की तरफ लेके जाऊंगा, ठीक है।
मैं कुछ क्वेश्चंस अभी करने नहीं दे रहा हूँ, आप लोग घर में ये पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है मैं नोट शेयर कर दूंगा आप लोगों को जिनके पास नहीं है, ठीक है। आप लोग प्लीज़ घर पे एक बार पूरा का पूरा नोट्स को फॉलो करें, जो भी मैंने आपको क्लास में बताया लास्ट 2 लेक्चर्स में, आप लोग प्लीज़ उसको घर पे एक बार पढ़िए। कोई डाउट हो तो आप मुझे क्लास में ज़रूर पूछिए सर, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुआ सर बात, ठीक है। नील, शिवम एंड यस सर। ओके सर, ठीक है। अच्छा नील, इतना ही है। नील, कुछ क्लासेस मैं तुझे शेयर कर देता हूँ, तू ना एग्ज़ाम के लिए थोड़ा फटाफट रेडी कर।